आज हमारे साथ मौजूद हैं वो खटीमा के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी जी। उनसे हम बात करेंगे। जोशी जी, सबसे पहले आपका आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। जोशी जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की आपने लड़ाई लड़ी है, तो इन 21 सालों राज्य गठन के बाद कितना राजनीति का परिदृश्य बदला है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? 21 वर्षों में जो राज्य के निर्माण के बाद जो हमारी राज्य के विकास की लड़ाई थी, ये इससे जनता पूर्णतया निराश है और हताश है। और जो भी घटना चक्र रहे हैं, इसमें न तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो राज्य का नेतृत्व है, ये इसके लिए कहीं से कहीं तक दोषी नहीं है, क्योंकि ये कमांड जो दिल्ली से चलती है और दिल्ली से कमांड चलने की वजह से यहाँ से जो ये अपोज नहीं करते हैं और उत्तराखंड की जनता की वास्तविक भावनाओं को अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व तक ठीक से नहीं पहुँचाते हैं, या पहुँचाते भी हैं तो वो नहीं माना जाता है, जिस वजह से उत्तराखंड में सही मायने में केंद्र स्तर पर जो भी सरकार जब रही उसने मनमानी की, चाहे वो यहाँ पक्ष रहा हो किसी का या विपक्ष रहा हो। दोनों परिस्थितियों में उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी, जो केंद्र ने इसको वॉच करना चाहिए था और प्रॉपर हैंडलिंग करनी चाहिए थी, जब जिसका जैसे मौका आया उसने अपनी मौकापरस्ती की। इसलिए हम जो उत्तराखंड के वासी हैं, संपूर्ण रूप से मेजॉरिटी जो पब्लिक उत्तराखंड के वो राज्य आंदोलनकारी है। और उन्होंने जिस ढंग से प्राण से संघर्ष करके 6 वर्ष तक इतने बड़े मूवमेंट को लड़ा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अनस्किल्ड, अनट्रेंड और जिस तरह से अनुभवहीन यहाँ पर नेतृत्व उभारे गए, और लास्ट में जो जनता के हाथ लगा कि जनता आज ऐसी मोड़ पे आ गई है कि वो पार्टियों से भी विरुद्ध हो चुकी है और नेतृत्व से भी विरुद्ध हो चुकी है। तो मैं सीधे आरोप इसमें ये लगाऊंगा कि जो केंद्र में जो सरकारें रहीं और जिनकी छत्र छाया में उत्तराखंड जब चला पला, उन्होंने उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया, और जो फंडिंग भी यहाँ हुई उस पर भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई, उस पर भी लूटपाट हुई। तो राज्य आंदोलनकारी के हैसियत से मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टियाँ जो यहाँ पर रही, वो आगे अगर यहाँ राजनीति करना चाहती हैं तो एक सही नेतृत्व को पैदा करें और लॉन्ग रन नेतृत्व पैदा करें, और यहाँ उत्तराखंड के भूगोल को, यहाँ इसके इतिहास को, उत्तराखंड आंदोलन को, सामरिक कारणों से जो हमारा प्रदेश है बहुत सेंसिटिविटी की स्थिति में है, इस सबको समझने की ज़रूरत है। एक पूरी तरह से एक ट्रेनिंग कैंप इसको बना दिया गया, ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया कि यहाँ पर वो लोग तमाम उतार दिए जाते हैं मैदान में, MLAs बहुत सारे बन जाते हैं, उनमें से किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेस करने के बाद, एक उसको पूरी तरह से समझने के बाद यहाँ पर कोई भी पद दिया जाए, चाहे MLA भी बनाना है तो बहुत सक्षम व्यक्ति को बनाया जाए। अगर MLA सक्षम व्यक्ति बनेगा तो मंत्री भी निश्चित रूप से सक्षम बनेगा, मुख्यमंत्री भी वहीं उसी की उपज होगा। तो ये प्रयोग बहुत ज़्यादा दोनों पार्टी ने किया है, और दोनों के केंद्र ने इसको कॉन्सेंट्रेट तरीके से, जितना एक 600 काल से लेकर आज तक जिस तरह से इसको पालना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता चारों तरफ से निराशा के गर्त में। तो उत्तराखंड की आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, और एक जो आंदोलनकारी के रूप में सपने थे, जो परिकल्पना थी उत्तराखंड राज्य की, जिसको लेकर आपने लड़ाई लड़ी थी, अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी, तो वो सपनों में कितना आप पूरा उनको देख रहे हैं, कितना हो पाए हैं, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं अभी तक? देखिए, नेतृत्व स्टेबिलिटी न होने की वजह से माननीय तिवारी जी की सरकार रही, और तिवारी जी ने भी पहाड़ प्लेन के हिसाब से जो 9 जिले पहाड़ के थे उनके साथ अन्याय किया। प्लेन्स में उनको इजी गोइंग लगा, उन्होंने बाहर के उद्योगपतियों को ऑफर किया और यहाँ स्टेब्लिशमेंट किया, तो पहाड़ को जॉब नहीं मिला, पहाड़ को डेवलपमेंट नहीं मिला, पहाड़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुआ, पहाड़ से पलायन नहीं रुका। तो पहाड़ पर तिवारी जी की सरकार भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रही, लेकिन निश्चित रूप से तिवारी जी ने जो जहाँ तक हो सकता था उन्होंने अपने जो उनका विकास का जो एक उनकी सोच है वो धरातल पर उतारी। उसके बाद जो आगे सरकार जो आई, उन्होंने इसको सर्वांगीणता के साथ चलाना चाहिए था। अंग इसका पूरा 13 जिलों का है, तो 4 जिलों में ही सरकारें सेंट्रलाइज रहती हैं, 4 जिलों तक सीमित रहती हैं, पहाड़ों से केवल दोहन पहाड़ों का किया जाता है, और ये स्थिति रही कि आज की तारीख में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उन पर विचार नहीं हो रहा। तो इसमें निश्चित रूप से तिवारी जी के बाद चाहे वो सरकार फिर कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रही, और विकास टूटता रहा, अवरुद्ध होता रहा, मुख्यमंत्री बदलते रहे दोनों पार्टियों के। और आज ये शर्मनाक स्थिति ये है कि जो मुख्यमंत्री स्वयं कांग्रेस में उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो आज भाजपा में कहीं न कहीं वो पहुंच चुके हैं। तो वो उनका खुद का समझ में नहीं आता कि ये लोग जिस तरह से इधर से और इधर से उधर जाते हैं, तो अब यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए तो वहाँ रह के क्या करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि कम से कम नेताओं में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी पार्टी के प्रति इनका अपना एक पैशन होना चाहिए। जनता में विश्वास तभी आता है जब नेता अपनी पार्टी के लिए ठीक से खड़ा होता है,
तब जा कर के ही वो लोगों का विकास कर सकता है। तो जी बात 21 सालों की करेंगे, अगर उत्तराखंड राज्य में जो सत्ता रही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों के पास रही, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों में दल बदल करके उत्तराखंड की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, लेकिन इन 21 सालों के अंदर आपको लगता है कि आज भी युवा बेरोजगार है, पहाड़ में पलायन का दंश ऐसे ही है, तो आखिर क्या कारण रहे कि ये चीज़ें अभी भी जैसी की वैसी बनी हुई है जो आज से 21 साल पहले थी? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव लड़ते समय सारे इनके मैनिफेस्टो सेंट्रलाइज होते हैं पब्लिक इश्यूज़ के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जब चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो इनके सारे इश्यूज़ बदल जाते हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। और यहाँ पर गलती उन नेताओं की नहीं है। एक आम वोटर भी इतना कैपेबल है, वो भी जो है इतना एजुकेटेड है कि जो वोट डालने जाता है वो एमएलए से भी ज़्यादा, कहीं कहीं तो हालत ये है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। अभी निकल के आया था कि इतने हाई स्कूल पास है, इतने इंटर पास है, इतने बीए पास हैं, एजुकेटेड एमएलए बहुत कम है। तो हमारा उत्तराखंड जो है सबसे पहले जो ये माना जाता है कि ये लिटरेसी में आगे है, तो इनको वोट ठीक ढंग से करना चाहिए। इनको पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, इनको कैंडिडेचर को वोट करना चाहिए। जिस दिन कैंडिडेचर को वोट करना सीख जाएंगे उस दिन जो है निर्दलीय भी निकलेंगे और सभी दलों के अच्छे पढ़े लिखे लोग निकलेंगे और उनका अच्छा विजन होगा। आज आखिरकार दिल्ली में लगातार पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है, तो वहाँ पर बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए हुए हैं और वो सीधे सीधे राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर दे रहे हैं और ट्रिपल टाइम आ चुके हैं। तो यहाँ पर खाली बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी, एक इस तरह से पाला बदल के प्रदेश का भला नहीं होगा। बल्कि मैं तो आज ये कहना चाहूँगा इस मंच से, इस माध्यम से, कि जो 2022 भी है तो यहाँ पर बेस्ट कैंडिडेचर को ही आगे लाया जाए तो आगे शायद संभावनाएं बहुत अच्छी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार विधानसभा चुनाव के मुहाने में है, 2022 का चुनाव है और लगातार अब उसकी जो राजनीतिक दल हैं तैयारी कर रहे हैं, तो इन 21 सालों के अंदर राजनीतिक दल रहे, सत्ता पर रहे, उसके बाद विकास की अगर बात की जाए तो विकास आप किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के अंदर खासतौर से, कि क्या वास्तव में विकास हो पाया? हमारा मानना तो सीधी सी बात ये है कि माननीय अटल जी ने जब इस राज्य का निर्माण किया और माननीय तिवारी जी ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद यहाँ पर निश्चित रूप से खंडूरी जी जब यहाँ पर लाए गए तो वो ऐसा लगा कि वाई एस परमार की पद्धति में, सिस्टम में वो काम कर रहे हैं और इसको एक लॉन्ग रन और लंबा विजन लेकर के वो काम करना चाह रहे हैं। बस लम्हों ने खता की और सदी ने सजा पाई कि खंडूरी जी को जो पहली बार डिस्टर्ब किया गया तो उसके बाद बीजेपी का पूरा शासनकाल ही वो डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद जब अगली सरकार आई तो वो हाफ हार्टेड सरकार रही, क्योंकि अगर वहाँ भी फुल टर्म मुख्यमंत्री नहीं रहे, हाँ ये निश्चित रूप से इसमें थोड़ा बहुत प्रयास, अच्छा प्रयास किया था माननीय हरीश रावत जी ने, लेकिन वो भी उनके ही लोगों के द्वारा डिस्टर्ब कर दिए गए। और आज जब यहाँ ये जो कार्यकाल चल रहा है, जो फैसला अभी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, लोगों ने माना कि ये फैसला लिया जरूर है लेकिन बहुत देरी से लिया, और जिस कारण से जो कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, जो संभावनाएं थी, जो और ज़्यादा बेटर हो सकता था वो नहीं हो पाया। और कई मुख्यमंत्री तो नील बट्टा सन्नाटा में रहे, चाहे वो लंबे समय के लिए रहे या कम समय के लिए रहे। कई मुख्यमंत्री अननेसेसरी रहे, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कई ऐसे मामले हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी हावी रही, डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाए। तो अभी मैं समझता हूँ कि हमने जो रास्ता पार किया है, जो हमें अगर 50 से 60% भी रास्ता पार करना चाहिए था 20-21 सालों में, हम 20 से 30% तक ही सीमित हो पाए। तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और अगली सरकार जो भी आए, जिसकी भी आए, लेकिन एमएलए अच्छे भेजे जाएं और सभी दलों के एमएलए हाईली एजुकेटेड हो, विजनरी हो और अपॉर्चुनिस्ट न हो, और बहुत अपनी पार्टी से लड़के जो है बजट लेने वाले और स्ट्रगल करने वाले और अपना पेट न भर के जनता की चिंता करने वाले लोग हों, ऐसा मेरा मानना है। तो आप प्रमुख राजनीतिक आंदोलनकारी रहे हैं, फिर से चुनाव 2022 का सामने है, तो आज एज ए आंदोलनकारी आप क्या सोचते हैं कि राजनीतिक दल ऐसा क्या अपना रोल मॉडल आए यहाँ पर प्रदेश के अंदर, ताकि उत्तराखंड की जनता का भला हो, युवाओं का भला हो, उनको रोजगार मिले, साथ ही जो उत्तराखंड का वास्तविक विकास होना चाहिए, चाहे पहाड़ हो चाहे तराई हो, वो दोनों बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से हो, इसको लेकर क्या करना चाहिए राजनीतिक दलों को? मेरा तो मानना है कि दोनों राजनीतिक दलों के पास न तो कोई विजन है, न कोई विजनरी है। और मैं ये मानता हूँ कि आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, फिर अभी 2 साल उनको पूरे हुए हैं, अभी आगे उनके पास समय है, और भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरा देश है और ये राज्य भी है अभी फिलहाल, और केंद्र में तो वो है ही, चाहे सरकार भविष्य में किसी की भी आए। लेकिन केंद्र, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र कह रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस 20 साल में उत्तराखंड के साथ कैसे घाव लगे, किसने घाव दिए। और ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं, इसकी काट छांट हो, और इसका जो कुछ हुआ है अभी तक, जो असेसमेंट निकल के आ रहा है, उस आधार पर जो बहुत टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स हैं, IITians हैं, जो हर उस फील्ड के माहिर हैं, क्योंकि ये अजीब व गरीब स्थिति में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, इसकी सांस्कृतिक स्थिति है, इसके जो सामरिक स्थिति है, तो इन सब चीज़ को संभालने के लिए
एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बने और वो इन पे पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद उत्तराखंड में जो होना था नहीं हुआ और क्या हो सकता है, क्या बेटरमेंट हो सकता है, सरकार की गाइडलाइन के लिए एक बहुत मैच्योर जो है पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बननी चाहिए जो उत्तराखंड के हित के लिए चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर स्टेट के लिए जो है और बढ़िया कर सकें और यहाँ की विधानसभा में वो बिल पास हो और उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, तब जाके भला होगा। नहीं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी अभी तक ये नहीं ला पाए हैं। इलेक्शन के आखिरी मोमेंट्स में आप क्या करेंगे? हमेशा चाहे वो जिसकी भी सरकार रही वो इलेक्शन ड्यू टाइम पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कह दिया तो इम्प्लीमेंटेशन अगली सरकार करे ना करे तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि चाहे मेजोरिटी गवर्नमेंट किसी की भी आएगी लेकिन वो फिर काम ठीक से नहीं कर पाएगी जब तक केंद्र का सीधा दखल नहीं होगा, एक्सपर्ट्स की टीम नहीं होगी, उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाएगा, उनको विधानसभा में लाकर बिल का रूप दिया जाए। जनहित कैसे हो? जो 9 जिले पहाड़ के उनकी स्थिति अलग है, 4 जिले उनकी हैं अलग स्थिति है, उनके लिए सेपरेट क्या चीज़ें उनको दी जाए जिससे बेरोजगारी भी दूर हो, जिससे मातृशक्ति को भी तमाम जो वर्कलोड है उनका वो भी कम हो, एजुकेशन का लेवल भी बढ़े, पहाड़ों में जो मेडिकल सुविधाएं और बेटरमेंट की तरफ जाएं, लोग पहाड़ों की तरफ बढ़े, टूरिज्म आगे बढ़े, हिमालय का सही दोहन हो। ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। जब तक एक्सपर्ट टीम नहीं होगी तब तक संभव नहीं हो पाएगा। तो जो जी मेरा आपकी बातों से लबोलवाब जो है कहीं ना कहीं आंदोलनकारी के रूप में जो सपने हैं अभी भी मुझे लगता है अधूरे हैं, और कितनी उम्मीदें आगे आपको एक आंदोलनकारी के तौर पे हैं राजनीतिक जो प्रदेश वर्तमान में चल रहा है? देखिए, हमारा तो मानना है कि हम तो जो 20 साल में हुआ हम मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें जनता निकल के बाहर नहीं आती है, ऐसा मैंडेट नहीं देती कि वो क्या चाहती है। अगर मैंडेट आंख बंद करके और अंधा मैंडेट दिया जाएगा किसी भी पार्टी को तो मेरे ख्याल से उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो अभी भूमिका जो है नियरेस्ट भूमिका तो जनता की है। जनता ये दे कि भाई सीधी सी बात है, चाहे वो कोई दल लड़ रहा हो निर्दलीय लड़ रहा हो, जनता तो अपना डिसीजन इस तरह से दे कि अपना कैंडिडेट जो है बेस्ट कैंडिडेट वो देखे। बेस्ट कैंडिडेट अगर निकल के आएगा तो वहाँ से कोई चीज़ निकल के आएगी, वहाँ से कोई सबमिशन निकल के आएगा। और उत्तराखंड का जो भी एक जो आगे का भविष्य है वो केवल यहाँ के राज्य सरकार की पॉलिसीज और इनके बजट पर संभव नहीं है। बजट भी बढ़ाया जाए और 9 जिलों के लिए स्पेशल बजट दिया जाए, स्पेशल मॉनिटरिंग हो और केंद्र का उसमें पूरा कमांड हो और उसमें जो भी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बिठाए जाते हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो। केवल जिलाधिकारी या जो भी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी जो सचिवालय में बैठी हुई, ये सारे लोग फेलियर हो चुके हैं अभी तक। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बेस्ट मतलब अटेम्प्ट करके अच्छे कैंडिडेट्स मैदान में जाएं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, चाहे यूकेडी के हों, आप पार्टी के हों, निर्दलीय हों, उनका कैंडिडेचर अगर अच्छा निकल के आता है तो एक अच्छी सरकार निकल के आएगी। उसके जो सरकार निकलेगी विपक्ष भी उसमें से निकल के आएगा। और उसके बाद ये जरूरी है, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ये हम कहना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, हमारे संग ये थे राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी, जिनका साफ कहना है कि अभी भी सपने जो आंदोलनकारी के तौर पे हैं वो अभी भी 21 सालों में अधूरे लगते हैं। कहीं ना कहीं जो आने वाला जो चुनाव का मुहायना है 2022 का, उसमें जो भी प्रत्याशी आए, पढ़े लिखे आए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को लेकर विजन उनके पास हो, तभी उत्तराखंड का भला हो सकता है। मैं दीपक फुले